ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे द नीड फॉर हैविंग मोर वुमेन लीडर्स। मोर वुमेन लीडर्स होने की कितनी ज़रूरत है हमारी सोसाइटी में, और ये हमारी सोसाइटी के लिए कितना ज़रूरी है, इसे हम डिस्कस कर रहे थे। हमने इंक्रीजिंग जेंडर इक्वालिटी पे बात करी थी कि अगर हम जेंडर इक्वालिटी को इंक्रीज करते हैं तो ये दोनों के लिए अच्छे साबित होते हैं, लाइक मैन और वुमेन दोनों के लिए अच्छा साबित होता है। इनके स्टीरियोटाइप्स जो है वो हमारे जेंडर रोल्स जो जिस तरह के शेप किए हुए हैं, इस तरह की चीजें हमारी सोसाइटी से खत्म हो जाएंगी और हमारी सोसाइटी में एक इक्वालिटी क्रिएट हो जाएगी। जैसे इस्लाम में हमें कहा जाता है कि इक्वालिटी हमें रखनी है, जब भी हम कोई गवर्नमेंट करेंगे तो हमें सबके साथ इक्वली पेश आना है, सबको इक्वल राइट्स देने, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है। और सेकंड हमारे पास आता है रिड्यूसिंग जेंडर पे गैप। हमारे जेंडर पे गैप में इस तरह की चीजें होती हैं कि एक ही एफर्ट लगाई जा रही होती है, जो काम मेल कर रहा है वो काम फीमेल कर रही है, बट पे में जो है वो डिफरेंस क्रिएट किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल 10 पिज्जा है एक जगह पे, वो फीमेल बना रही है और 10 पिज्जा मेल बना रहे हैं, तो उसमें उनकी एक ही तरह की एफर्ट है और एक ही तरह की सर्विसेज हैं। उनसे कंपनी को एक ही तरह के बेनिफिट हो रहे हैं। जिस 10 पिज्जा से कंपनी को मेल से बेनिफिट हो रहा है, उसी 10 पिज्जा से फीमेल से बेनिफिट हो रहा है। फिर भी उनकी पे में फर्क है, यानी कि फीमेल की पे फिर भी कम दी जा रही है। तो इस तरह का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो सिर्फ जेंडर की बेसिस पे है। अगर इस तरह की बेसिस पे रखा जाता है कि कोई ऐसी चीज है जो भारी चीजें उठाना, या फिर कुछ ऐसी एफर्ट्स हैं जो सिर्फ मेल कर पा रहे हैं फीमेल नहीं कर पा रही हैं, वहां पे अगर जेंडर पे गैप रखा जाता तो भी एक्सेप्टेबल था। बट यहाँ पे एक ही तरह के रेवेन्यू पे जेंडर पे गैप रखा जा रहा है, तो ये एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन है बहुत बड़ा। अगर ये डिस्क्रिमिनेशन हमारी सोसाइटी से खत्म हो जाता है तो हमारी सोसाइटी का जो इकोनॉमिक बर्डन है वो डिवाइड हो सकता है। यानी कि हमारी जेंडर पे गैप को अगर खत्म किया जाए तो वुमेन जो है वो उतना ही पे हासिल कर सकती है जितना मेल हासिल करते हैं, और दोनों जो है वो एक तरह से जेंडर रोल को अगर नहीं भी प्ले करना चाहते तो वो अपनी मर्जी कर सकते हैं, यानी दोनों मिल के काम कर सकते हैं। एक यानी 10 औरतों का जो बोझ है वो एक ही मर्द पर डाला जाता है ब्राइड विनिंग के नाम पर, तो वो नहीं रहेगा, हमारी सोसाइटी से वो खत्म हो जाएगा। थर्ड हमारे पास आता है इंक्रीजिंग डाइवर्सिटी। हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे कल्चरल डाइवर्सिटी है। बहुत सारे कल्चर्स हैं जो कि हम कहते हैं कि भाई ये चीज यहाँ पे नहीं चलेगी, हम इसको मानते उसको नहीं मानते। यहाँ तक कि हम अपने रिलीजन पे भी हम इस तरह की चीजें यूज करते हैं कि अ, हम इस चीज को मानते हैं या इस चीज को नहीं मानते। हम जो हमारे फायदे की चीजें होती है सिर्फ वही हम निकाल के उसको एज अपने बेनिफिट के लिए यूज करते रहते हैं। तो हम शुरू से ही यही करते आ रहे हैं। अगर हम वुमेन लीडरशिप बढ़ाएंगे, यानी वुमेन को पार्टिसिपेशन का मौका देंगे, या फिर उसको डिसीजन मेकिंग का मौका देंगे, उसको लीडरशिप क्वालिटीज देंगे कि वो आगे आके लीडर बन सकती हैं, तो वो इस डाइवर्सिटी को खत्म कर सकती हैं और इस तरह की जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको इंक्रीज कर सकती हैं, और भी बहुत सारी चीजें कर सकती हैं। फोर्थ हमारे पास आ जाता है कोलेबोरेटिव एफर्ट्स फॉर चेंज। कोलेबोरेटिव एफर्ट यानी कि दोनों अगर मिलके काम करते हैं, दोनों जेंडर्स, तो उससे सबको ही फायदा हो सकता है। यानी अगर वुमेन हमारी लीडरशिप आती हैं तो वो लीडरशिप पे आती है तो वो वुमेन के लिए बहुत ज्यादा काम करेंगी, वुमेन को सपोर्ट करेंगी, और मेल अगर हमारे पास आते हैं तो वो मेल जेंडर को सपोर्ट करेंगे। इस तरह से कोलेबोरेटिव एफर्ट आ जाएगी और हमारी सोसाइटी में एक तरह का चेंज आ जाएगा। एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है हमारी सोसाइटी के अंदर अगर हम मिलके काम करें या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर दें। फिर हमारे पास एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। अगर हमें अपनी बात को एज एन एविडेंस एग्जाम्पल में भी कोट करना पड़े तो भी हम उसको एज एन एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं अपनी बात में। अगर हमें वजन डालना है कि भाई हम इस तरह से कह रहे हैं वुमेन वुमेन उनकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, तो अगर हम इसको एग्जाम्पल डाल के कोट कर देते हैं। अगर हमसे पूछा जाता है कि कंट्रीज बताएं जहाँ पे वुमेन लीडर्स हैं और उन कंट्रीज का क्या हाल है, तो हम बताएंगे। बट अगर हमारे पास नहीं भी आता तो भी हम एज एन एग्जाम्पल अगर इसको डाल के कोट करके अगर हम अपने आंसर के अंदर लिखते हैं या फिर अपने कंक्लूजन के अंदर मेंशन करते हैं और फिर उसको हाईलाइट करते हैं, क्योंकि अगर हम कोई भी फैक्ट फिगर या फिर कोई इस तरह की बात करते हैं उसको हाईलाइट करना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने वो मेहनत करी और उसने नहीं पढ़ी तो फिर मसला हो जाएगा, यानी आपने मेहनत भी करी और उसने पढ़ा भी नहीं।
तो इसलिए हाईलाइट करना जरूरी है, और मैं यही बोलूंगी कि आप इस चीज को मेंशन करें, क्योंकि ये एज अ सपोर्ट आपके आंसर में काम करता है। कंट्रीज वेयर वुमेन लीडर्स आर इंगेजिंग, अगर हम फिनलैंड की बात करें तो आप सबको पता होगा कि एजुकेशन में नंबर वन पे फिनलैंड ही चल रहा है, जहाँ पे वुमेन एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, जहाँ की पॉलिसी जो है वो जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करती है। वहाँ के लोग जो है वो राइट्स के बारे में और स्टेटस ऑफ वुमेन के बारे में बहुत ज्यादा कॉन्शियस है, और वो कहते हैं कि पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक लाइफ जो है वो सबकी बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे वुमेन को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है, और उन वुमेन के पास इस तरह के राइट्स होते हैं कि वो एज अ सिटीजन जो है वो अच्छे से अपना रोल प्ले कर रही होती है। वहां पे ऐसा नहीं है कि वुमेन है तो ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कंट्री जो है वो थर्ड पे लाई करती है 2020 के अंदर, ये वाली फिनलैंड, ठीक है। हमारे फिनलैंड के अंदर, सॉरी, हमारा फिनलैंड कह रही हूँ, फिनलैंड के अंदर इस तरह की चीजें हैं, जब भी तो फिनलैंड एजुकेशन में इतना आगे है। वो जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करता है, वो कहता है कि सब इक्वल रहने चाहिए। फिनलैंड का नाम है और सब उसको जानते हैं कि फिनलैंड कितना अच्छा चल रहा है, उसके रूल्स कितने अच्छे से चल रहे हैं, और वहाँ लोग कितने लॉयल हैं। वहाँ कोई एक दूसरे से झगड़ता नहीं है, इस तरह की चीजें नहीं होती। इवन तो वहाँ जो स्कूल्स में कैंटीन होती है वहां पे सेलर भी नहीं होते। वहां पे सिर्फ बच्चे जो है वो इतने ज्यादा लॉयल होते हैं कि वो खुद ही अपने पे करके और खुद ही चीजें खरीद लेते हैं। ये चीज भी बहुत फेमस है फिनलैंड के बारे में। तो अगर हम वुमेन लीडर्स की बात करें तो हमारे पास इस तरह नहीं कि अगर हम बात कर रहे हैं और फिर हमसे कोई सवाल करे कि नहीं, वुमेन अगर लीडर बना दी जाए तो फिर तो काम बिगड़ जाएगा, फिर तो सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा और वुमेन तो सब खराब कर देंगी। तो हम ये एग्जाम्पल दे सकते हैं कि वुमेन लीडर्स फिनलैंड के अंदर काम कर रही हैं, वो जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट कर रहे हैं, और वुमेन वहां पे अपनी कंट्री को सपोर्ट कर रही है और एज ए सपोर्टिंग रोल प्ले कर रही है। तो उस कंट्री का एक नाम है, वहाँ एजुकेशन जो है वो बहुत हाई है। और वो फिनलैंड जो है वो सब कहते हैं कि फिनलैंड नंबर वन पे आता है एज इन एजुकेशन। फिर सेकंड पे हमारे पास आ जाता है आइसलैंड। अगर हमें अपने किसी उसको सपोर्ट करना हो किसी पॉइंट को, तो हम कह सकते हैं कि जैसे कि फिनलैंड में आप देख सकते हैं कि वुमेन लीडर्स और फिनलैंड कितना अच्छा चल रहा है। फिनलैंड तो खराब नहीं चल रहा, फिनलैंड बहुत अच्छा चल रहा है। वहां अगर जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया जा रहा है तो इस तरह नहीं है कि काम बिगड़ रहा है, उल्टा और वो कंट्री अच्छी हो रही है। तो हम इसको एज अ पॉजिटिव पॉइंट यूज करके अपने एविडेंस पे डाल सकते हैं। सेकेंड हमारे पास आ जाता है आइसलैंड। आइसलैंड के अंदर भी हमारे पास जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया जाता है, और आइसलैंड का जो प्रोग्रेस है वो भी बहुत हाई है, यानी वो कंट्री बहुत ज्यादा आगे जाती जा रही है, क्योंकि वो लोग अपनी पावर शेयर करते हैं। यानी वुमेन अपनी पावर जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर करती हैं, दूसरी वुमेन को सपोर्ट करती है, डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेती हैं, और ग्रेजुअली बहुत सारी वुमेन ऐसी हैं जो लीडरशिप के तौर पर सामने आई हैं। यानी कि वो वुमेन को एज अ मोटिवेशन सपोर्ट करती हैं और उनको मोटिवेट करती हैं, और उनको बताती हैं कि आपके ह्यूमन राइट्स के बारे में, कि आपके क्या ह्यूमन राइट्स हैं और आप किस तरह से डिसीजन ले सकती हैं, और आप बिल्कुल इक्वल हैं, आपका कोई डिस्क्रिमिनेशन हमारी कंट्री में प्ले नहीं किया जाएगा। और वहां पे भी वुमेन जब एज अ लीडर रोल प्ले करती हैं तो वो कंट्री भी आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस की तरफ जा रही है, यानी कि वो कंट्री भी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ये दोनों कंट्रीज आगे जाती हुई भी नजर आ रही है। यानी हम लोग अगर वुमेन को सपोर्ट कर रहे हैं, या अगर हम ये कह रहे हैं कि वुमेन को एज ए लीडर बनाया जाए और वुमेन को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के राइट्स दिए जाएं, तो हम ऐसे हवा में बात नहीं कर रहे। हम ये बात अपने एविडेंस के साथ करें, क्योंकि हमारे पास एग्जाम्पल है और हम इस एग्जाम्पल को लेके अपनी कंट्री को भी आगे बढ़ा सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आ जाए जेंडर बेस्ड वायलेंस। जेंडर बेस्ड वायलेंस क्या होता है कि वो वायलेंस जो जेंडर के अकॉर्डिंग किया जाए, यानी कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही हो, सिर्फ एक जेंडर को लेके वायलेंस क्रिएट की जा रही हो। जैसे कि रेप केसेस हमारे पास आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि पैट्रियार्टिकल माइंडसेट आ जाता है हमारी सोसाइटी में, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। यानी कि सोसाइटी के अंदर इस तरह की वायलेशन हो रही होती हैं कि किसी को तो पता भी नहीं होता है कि ये वायलेंस है। यानी कि वायलेंस हमारे साथ हो रही है तो ये गलत है और ये वायलेंस के अंदर आता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि रूरल एरियाज के अंदर वुमेन के साथ ये किया जाता है कि जैसी
जैसे वो लोग बर्थ के काबिल होती हैं तो उनके अंदर से सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो खत्म कर दिया जाता है ऑपरेट करवा के, और उनको सिर्फ ये बताया जाता है कि आपका जो मकसद है वो सिर्फ पॉलीगैमी है, यानी उसको सपोर्ट करना है, आपको सिर्फ मेल चाइल्ड बर्थ करनी है, मेल चाइल्ड की बर्थ करनी है, और आपका कोई जिंदगी में लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ एक वारिस देने के लिए रखा गया है, और आपको कोई जिंदगी में लेना देना नहीं है। वहाँ वुमेन को बिल्कुल नौकरों की तरह ट्रीट किया जाता है। इवन अगर वहाँ पे इस कदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है कि उनका सेटिस्फेक्शन लेवल से भी उनको मसला है, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उस चीज को भी वो अलाउ नहीं कर रहे, जो कि एक नेचुरल चीज है उससे भी उनको मसला है, उस नेचुरल चीज से भी उनको मसला है, तो दूसरा राइट्स वो कहाँ से उनको देते होंगे। बट वहाँ की जो वुमेन है उनको ये बिल्कुल भी नहीं पता होता, वो समझती है कि नहीं शायद ऐसा ही होता है, शायद उनकी लाइफ ऐसी है, उनको पता ही नहीं है कि ये वॉयलेंस है। और उनको जब बोला जाता है कि आपने मेल चाइल्ड की बर्थ नहीं करी है तो आपकी कसूरवार है, तो तब भी उनको ये नहीं पता होता कि ये उनके हाथ में नहीं है, यानी जेंडर का जो हार्मोन है वो उनके पास नहीं है, इतनी भी अवेयरनेस नहीं होती उनके, और वो खुद को ही कसूरवार समझ रही होती है। बहुत सारे और भी बहुत सारे वॉयलेंस हैं जो हमारी सोसाइटी में हमारे पास टू टाइप्स ऑफ वायलेंस आते हैं। एक वायलेंस होता है हमारे पास डायरेक्ट वायलेंस, एक होता है इनडायरेक्ट वायलेंस, जो कि स्ट्रक्चर वायलेंस के नाम से भी पास्ट पेपर्स के अंदर आया हुआ है, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चरल वायलेंस भी लिखा है कि इसको हम नॉन स्ट्रक्चरल वायलेंस भी कह सकते हैं। अगर हमारे क्वेश्चन पेपर में इस तरह से आता है नॉन स्ट्रक्चरल वायलेंस, तो फिर हमारा इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट वायलेंस पूछा जा रहा है। और अगर स्ट्रक्चरल वायलेंस पूछा जा रहा है तो इट मीन्स के इनडायरेक्ट वायलेंस की बात हो रही है, ये नहीं कि कुछ और ही पूछ लिया है और वो छोड़ के आ जाए। डायरेक्ट वायलेंस के अंदर हमारे पास जो डायरेक्टली वायलेंस हो रहा होता है, यानी कि फिजिकली वायलेंस हो रहा होता है, जैसे किसी को मारना, किसी को टॉर्चर करना, या किसी का रेप कर देना, इसके अंदर वर्बल अब्यूज भी आ जाता है, जैसे कि किसी के साथ बहुत बुरा करना, धक्का दे देना, या फिर उसको बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा उसको बातें सुनाना कि वो बहुत ज्यादा डिग्रेड हो जाए। तो ये सब हमारे पास जो वो डायरेक्ट वायलेंस के अंदर आता है। इसकी जो टाइप्स होती हैं, वो पहली है फिजिकल वायलेंस। ठीक है, फिजिकल वायलेंस के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि हमारी सोसाइटी में अभी तक ये सब चल रहा होता है कि बात बात पे बहुत आम समझा जाता है कि अगर कोई किसी ने बात नहीं मानी तो उसको लेके थप्पड़ मार दिया, या फिर उसको मारना शुरू कर दिया, या फिर आर्म ट्विस्टिंग जो वो बहुत ज्यादा फेमस है हमारी सोसाइटी के अंदर, के बस डराने के लिए आर्म भी ट्विस्ट कर दिया तो फिर वो वुमेन जो है वो फौरन से डर जाती हैं, घबरा जाती हैं। और बर्निंग केसेस हमारी सोसाइटी के अंदर इस तरह से हैं कि बहुत ज्यादा बर्निंग केसेस हो रहे वुमेन के, वो इस तरह से होते हैं कि वहाँ के जो इन लॉज होते हैं उनके, वो भी उन उसके अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कि वो जब उससे तंग आ जाते हैं लड़की से तो फिर उसको जलाने की कोशिश करते हैं, और फिर जब वो जला देते हैं उसको तो फिर उस पर नाम लगाते हैं कि वो किचन में काम कर रही थी और वो जल गई। मतलब ये केसेस बहुत ज्यादा नॉर्मल है। और जो मैंने आपको एक ड्रामा बताया था रजिया के नाम से, उसके अंदर भी ये वाला केस है, जो कि उसके अपने अब्बू और उसके भाई जो वो डिसाइड कर रहे होते हैं बैठ के कि हम इसको किस तरह मारें कि हमारा नाम भी ना आए और ये मर भी जाए, तो वो उसको इसी तरह मारने की कोशिश करते हैं। बर्निंग वाले मतलब पूरा प्लान बनाते हैं कि उसको किस तरह से जलाया जाए, इसको किस तरह से बर्न किया जाए और किस तरह से इसको खत्म किया जाए। और हमारे पास कोई इस तरह का सबूत भी नहीं आता किसी के खिलाफ, जब कोई जल जाता है बस यही बोला जाता है कि वो काम कर रहे थे किचन में, वो जल गई। और उसके अलावा हमारे पास थ्रेट्स होती हैं ऑब्जेक्ट से, या डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट को लेके थ्रेट किया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, वेपन के थ्रू डराया जाता है, या फिर हमारे पास मर्डर भी इसके अंदर आ जाता है। सेकेंड हमारे पास आता है सेक्सुअल वायलेंस। सेक्सुअल वायलेंस के अंदर हमारे पास जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स आता है, इसके अंदर हमारे पास रेप तो है ही, उसके बाद इसके अलावा भी हमारे पास और भी चीजें हैं जिसके अंदर मैरिटल रेप भी आ जाता है। वो एक मूवी है पिंक के नाम से, जो कि अमिताभ बच्चन की मूवी है, उसके अंदर वो लास्ट में वो अपने जब डिसीजन ले रहा होता है कोर्ट के अंदर, तो वो उसके लिए बोल रहा होता है जब उस लड़की के लिए, तो वो एक बहुत प्यारी बात बोलता है कि अगर आप शादीशुदा भी हो और अगर आपका दिल नहीं कर रहा किसी चीज के लिए, तो इट इट डजेंट मीन कि आपको फोर्स किया जाए। तो उसके अंदर ये बात कहता है नो मीन्स नो।
अगर आप उसके शौहर भी हो तब भी नहीं का मतलब नहीं ही रहेगा। तो वो ये बात करता है इस चीज को सपोर्ट करने के लिए, यानी कि मैरिटल रैप को सपोर्ट करने के लिए। मैरिटल रैप क्या होता है, जाहिल लोग जो होते हैं बहुत ज्यादा, जिनको अवेयरनेस नहीं होती इस तरह की, वो शादीशुदा होने के बाद भी इतने अजीब तरीके से, इतने एग्रेसिव तरीके से बिहेव करते हैं कि वो एक मैरिटल रैप के अंदर आ जाता है। फिर हमारे पास आ जाता है साइकोलॉजिकल वायलेंस। साइकोलॉजिकल वायलेंस के अंदर सबसे बड़ा और सबसे फेमस वायलेंस ये है कि हम बच्चों की जो कस्टडी है उसको टेक अवे कर लेंगे, यानी हम आपके बच्चे आपसे छीन लेंगे, आपको तलाक दे देंगे और हम आपके जो बच्चे हैं वो अपने पास रख लेंगे। तो इस तरह की चीजें हमारी सोसाइटी के अंदर होती हैं, जिसकी वजह से जो मदर है वो, जाहिर है कि एक माँ जो है वो उसके लिए अपने बच्चे बहुत ज्यादा कीमती होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा वो हो जाती है कि नहीं, हमारे बच्चे क्यों हमसे ले रहे हैं, और इस तरह से। और इसके अलावा जो है वो डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी साइकोलॉजिकल वायलेंस के अंदर आता है, कि अगर कोई मर्द जो है वो चीजें तोड़ फोड़ आए या किसी गुस्से में आके कोई चीज पटक के तोड़ दी, तो वो साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है, और वो एक तरह से डिप्रेशन क्रिएट कर जाती है, जिसकी वजह से जो है वो बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से बर्थ में भी प्रॉब्लम आ रही होती है। और उस चीज का जो उसकी जो बेस पॉइंट होती है वो साइकोलॉजिकल वायलेंस होती है। यानी हमारे पास डॉक्टर्स भी इस चीज का जिक्र करते हैं बहुत सारे, कि जब हमारे पास कोई ऐसे केसेस आते हैं जिनके अंदर एक कपल होता है और वो कहते हैं कि भाई हमारी जो है वो हम लोग बर्थ नहीं कर पा रहे हैं और इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं, और वो चेकअप के लिए आते हैं, तो वो सबसे पहला सवाल करती हैं कि आपकी साइकोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही, यानी कुछ आप ऐसा फेस तो नहीं कर रही जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या आपकी डाइट कैसी है और आप किस तरह का स्ट्रेस ले रही हैं। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करती हैं। उसके अलावा आइसोलेशन भी इसके अंदर आ जाती है, कि एक कमरे के अंदर बंद कर देना, या फिर जो है वो घर के अंदर ही सिर्फ रखे रखना और कहीं भी जाने ना देना, किसी से मिलने ना देना और किसी के सामने ना लेके आना, बस उसको टॉर्चर ही करते रहना, उसकी लाइफ खराब कर देना कि भाई आप इस चार दीवारी में ही रहेंगी और आपकी कोई लाइफ नहीं है, बस आपको ये काम करना है, आपको ये सारी चीजें बर्दाश्त करनी है और आप यहीं रहेंगी। तो इससे ये भी जो है वो साइकोलॉजिकल वायलेंस के अंदर आता है। वर्बल एग्रेशन भी इसके अंदर आ जाता है, और कांस्टेंट ह्यूमिलिएशन भी इसके अंदर ही आता है साइकोलॉजिकल वायलेंस के अंदर, के वर्बली अगर हम किसी को कोई बात बोल देते हैं या किसी को बहुत ज्यादा बुरा बोल देते हैं, कोई ऐसी बात जिसका हमें पता है कि उसको बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगी, तो ऐसी बात जो उसका दिल तोड़ देगी, तो वो बात हम जब कर रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, तो वो साइकोलॉजिकल बहुत अफेक्ट करती है, साइकोलॉजिकली वो हमारे दिमाग में रह जाती है, क्योंकि औरतें जो होती हैं बहुत ज्यादा इमोशनल होती हैं, इसलिए इस्लाम में कहा गया है कि आपकी जो बेगम होती हैं उनको आप हमेशा सारे झूठ माफ होते हैं, बट एक झूठ जो है ना, सारे झूठ माफ होते हैं, सॉरी ये कह रही हूँ, सारे झूठ माफ नहीं होते, बट एक झूठ होता है सिर्फ जो कि माफ होता है। वो झूठ ये है कि अपनी बीवी की झूठी तारीफ करना इस्लाम में माफ है, मतलब उसका गुनाह जो है वो नहीं लिखा जाएगा। अगर आप अपनी वाइफ की तारीफ करते हैं झूठी, यानी आपको खाना अच्छा नहीं लग रहा होता फिर भी आप कहते हैं कि नहीं खाना तुमने बहुत अच्छा बनाया, तो उसकी उसकी जो है वो कोई सजा नहीं है, वो झूठ एज अ झूठ गिना नहीं जाएगा। यानी इट मीन्स हमारे इस्लाम में ये बहुत प्यारी बात कही गई है कि आप औरत को ना जिस तरह चाहो उस तरह मोल्ड कर सकते हो, यानी आप जो बोलोगे ना वो वैसी हो जाएगी। आप कहोगे कि तुम बहुत पुअर हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें कोई काम नहीं आता, तो वो बिल्कुल वैसी ही हो जाएगी। और अगर आप कहोगे कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम सारे काम कर लेती हो, तुम इतनी मेहनत करती हो, और अगर आप उसको इस तरह की चीजें कहेंगे, तो वो जितनी मेहनत कर रही है उसके अंदर ऑटोमेटिकली डबल ट्रिपल एनर्जी आ जाएगी, वो उससे ज्यादा काम करना शुरू कर देगी। लेकिन इस्लाम के अंदर ये नहीं है कि आप किसी को इस तरह जलील करो या इस तरह की चीजें, क्योंकि इस्लाम के अंदर पता है कि साइकोलॉजिकली किस तरह से अफेक्ट करती हैं औरतें, और उनको इमोशनली वीक होती हैं, और अगर उनको जैसा बोला जाए वो उस तरह से बन जाती हैं, वो उस तरह से फील करना शुरू हो जाती हैं। तो इसीलिए इस्लाम के अंदर ये सारी चीजें हैं, बट कोई मानता नहीं है इसको, वो अलग बात है। फिर हमारे पास आ जाता है इकोनॉमिकल वायलेंस। इकोनॉमिकल वायलेंस जो है वो हमारे पास सबसे पहले ये आ जाता है कि हमारी सोसाइटी के अंदर वैसे भी औरत को प्राइवेट स्फेयर समझा जाता है, यानी ये समझा जाता है कि इसको काम नहीं करने देना, यानी इसको तो मतलब घर पे ही रखना है, ये क्या करेगी जाके, ये वो उसकी वजह से
जब वो काम नहीं कर रही होती, पता होता है कि उसके पास कोई फाइनेंशियल वो नहीं है, यानी वो कहीं से कमा नहीं रही है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम ही उसका सहारा है, फिर हम ही अगर मना कर दे, मेल जो है वो मना कर दे कि नहीं हम तुम्हें पैसे भी नहीं देंगे, हम तुम्हें खाना पीना भी नहीं देंगे, तुम्हारी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं करेंगे, तो फिर जाहिर है वो एक तरह का वायलेंस ही हो गया। कि जब आपको पता है कि उसका कोई और दूसरा वो सहारा नहीं है, दूसरा फाइनेंशियल जरिया नहीं है, तो तब भी आप उसको बोल रहे हो कि हम आपकी बेसिक नीड पूरी नहीं करेंगे, और दूसरा उनको कहीं और जाने नहीं देना, क्योंकि अगर वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाएंगी तो वो आपके वायलेंस के अंदर नहीं आएंगी, फिर आप उनको डरा धमका नहीं सकते कि आप उनको ये वाला वायलेंस नहीं कर सकते। 80% मेल जो है वो औरतों को इसीलिए ही जाने से या कमाने से मना करते हैं कि अगर उनको पता चल जाता है कि ये वाला वायलेंस हम नहीं क्रिएट कर पाएंगे, हम इकोनॉमिकली अगर हमको नहीं भी सपोर्ट करेंगे तब भी वो इंडिपेंडेंट होंगे, उनको इस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम इस चीज को सपोर्ट नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना कि वुमेन जो है वो बागी हो जाती हैं, और वो इसीलिए कहते हैं कि वो लोग ये वायलेंस क्रिएट नहीं कर पाएंगे अगर वुमेन इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, यानी उनके पास अपना पैसा होगा, उनको कोई वो नहीं होगा कि यार चलो अगर ये छोड़ के जा भी रहा है, अगर ये बच्चे भी छोड़ के जा रहा है तो मैं उनको संभाल लूंगी, अगर ये छोड़ के जा भी रहा है तो मैं अकेले रह लूंगी, मैं इकोनॉमिकली इतनी वीक नहीं हूँ, मैं अपना देख सकती हूँ। तो इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर उनको फर्क पड़ेगा तो सिर्फ इसलिए कि वो सोचेंगे कि हमारे पास कोई और जरिया नहीं है, हम किस तरह से कमाएंगे, किस तरह से रहेंगे, और किस तरह से बाकी चीजें करेंगे, तो ये चीजें उनके जहन में आती हैं, इस वजह से वो एज अ वॉयलेंस रोल प्ले कर रहा